हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बट आज हम ज्योग्राफी का 12th क्लास का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और इस भूगोल में बहुत कुछ अच्छा है पढ़ने को। भूगोल के बारे में भूगोल के बारे में जान सकते हैं बहुत अच्छे से। और जिस पर हम रहते आ रहे हैं और जिसका हम यूज़ करते हैं रोज़ाना, जिन चीज़ों के साथ हम रहते हैं उसको भी हम पढ़ाई के माध्यम से इस चीज़ को परख सकते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे चलता है, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई, कैसे क्या है ये सब। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से अगर चैप्टर को समझते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको बताऊं, जो मानव भूगोल है उसको हमें समझना है। और मानव भूगोल से पहले भूगोल आता है ना। तो भूगोल जो शब्द है उसको किसने गढ़ा था, कौन बंदा था जिसने पहली बार भूगोल शब्द को परिभाषित किया और शब्द दिया। तो जो भूगोल शब्द था इसको इरेटोस्थनीज नाम से एक व्यक्ति था। उसने पहली बार 300 शताब्दी ईसा पूर्व में क्या करा था, इस शब्द को दिया था। क्या नाम था उसको, इरोटोस्थनीज। ये बंदा था जिसने पहली बार दिया था। और इसने क्या बताया, भूगोल का मतलब होता है, भूगोल के अर्थ से मतलब है पूरी संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन। जो पूरी पृथ्वी है, अर्थ है, उसके बारे में पढ़ना, वही क्या है, अध्ययन है। ठीक है। अब आते हैं कि जो भूगोल क्या है, तो हमने देख लिया। बट इस भूगोल को दो पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। वो क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वो दो शाखाएं कौन सी हैं, एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, है ना। ये दोनों क्या हैं, शाखाएं हैं भूगोल की। मानव भूगोल, देखो पहले भौतिक भूगोल समझो। भौतिक भूगोल वो है जो पर्यावरण पर प्राकृतिक तौर पर हम देखते हैं, पेड़ पौधे, जलवायु, है ना, खनिज पदार्थ, ये सारे क्या आते हैं, भौतिक भूगोल में आते हैं। ठीक है। मानव भूगोल वो भूगोल है जिसने, जब से मानव का अस्तित्व हुआ है, जब से मानव ने ये प्रकृति पे आया, जब से पर्यावरण के साथ जो उसने अनुक्रियाएं की, जो उसने पर्यावरण के साथ जिस तरीके से वो उसने अपने आप को ढाला है, और उसके उसमें रहते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उसने जो विकास किया है अपनी संस्कृति का, अपने समाज का, प्रौद्योगिकी का, उसे मानव भूगोल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और ये अक्सर देखा जाता है मानव भूगोल का, मानव भूगोल से हमारा जो तात्पर्य होता है वो होता है व्यक्ति और प्रकृति से, व्यक्ति और प्रकृति, व्यक्ति और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको मानव भूगोल माना जाता है। अब यहाँ पर एक जो मानव भूगोल की डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ। ये तो मैं अपने शब्दों में बता रहा था, यहाँ पे मैं ये लिखा हुआ ये आपको समझाता हूँ। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है। ये क्या करता है, पर्यावरण और जो सामाजिक संस्कृति जिसका विकास मानव ने प्रौद्योगिकी के द्वारा किया है, जो संस्कृति है, समाज है, वो विकास किसने किया है, मानव ने किया है ना। प्रौद्योगिकी, तकनीक, और जो उन्होंने हथियार, टूल्स, वेपन्स जो यूज करे हैं इस समाज को, संस्कृति को विकसित करने में, उसके बीच और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो क्या है, मानव भूगोल है। और जो संस्कृति और जो समाज होता है वो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होता है। ठीक है, इन चीज़ को समझना है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको समझ गए ना तो ये पृथ्वी पर क्या चीज़ कैसे है ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्या है, मानव भूगोल क्या है, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति का क्या है, संबंध को कि हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल किसको कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति के बीच में जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, भूगोल, मानव भूगोल कहते हैं। ये चीज़, और सामाजिक और संस्कृति क्या है, मैंने बताया मनुष्य ने क्या करा है, उसका हथियार और अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, तकनीकी का प्रयोग करते हुए क्या करा है, समाज और संस्कृति को विकास करा है। इसलिए प्रौद्योगिकी को संस्कृति का सूचक, जो सामाजिक जो संस्कृति होती है ना उसका सूचक माना जाता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर, इसी चैप्टर में ये एक लाइन दे रखी है, बहुत अच्छी लाइन है। जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ आपस में संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। जो मानव के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे मतलब पर्यावरण को सामाजिक संस्कृति के आपस में मिलने से क्या होता है, मानव भूगोल का विस्तार होता है और बनती है मानव भूगोल। मानव भूगोल मनुष्य और इसके पर्यावरण संबंधों का बोध है। जो मानव भूगोल है वो क्या है, ये संकेत देता है किस तरफ, मनुष्य और प्रकृति के बीच में
जो संबंध है उसको संकेत देती है कौन? मानव भूगोल। उसी को इंडिकेटर है, उसी को संकेत देती है। भूगोल की इस शाखा, ये मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक के प्रकाशन के समय हुआ, जिस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, प्रजातियों का उद्भव। तो ये क्या था? ये भूगोल की शाखा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक के द्वारा प्रकाशन में हुई। और ये क्वेश्चन आपके मतलब एमसीक्यू में आने लायक है, ठीक है। एमसीक्यू भी इसके करवाऊंगा। और साथ पढ़ते हैं भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल जैसे मैंने बताया प्राकृतिक संसाधन हो गए, है ना, ये सब। तो भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है ना, पृथ्वी के अध्ययन की एक शाखा है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि भौतिक स्वरूप क्या होगा? जो हम देखते हैं, पेड़ पौधे, जंगल, पानी, है ना, आग, ये सब चीज़ें, ये सारी क्या होती हैं? पानी, जल और जो वातावरण है, उस सबको क्या करते हैं? भौतिक भूगोल में हम मतलब उसको भौतिक भूगोल में डालकर समझते हैं। और ये धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। जैसे कि भौतिक परिघटनाएं, जो जैसे कोई कहीं पे भूकंप, बाढ़, इन चीज़ों के रूप में इसको क्या करा जाता है? अध्ययन करता है। साथ ही ये भूमि विज्ञान, मौसम विज्ञान, रासायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। ये भूमि विज्ञान से, जैसे कि भूस्खलन होता है, भूकंप आता है ना, भूस्खलन होता है, ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में विज्ञान से भी ये जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल का इतिहास, अगर मानव भूगोल के इतिहास पे जाएं तो मानव भूगोल का जो उद्भव था, और मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो बातचीत थी, मतलब जो अनुक्रियाएं कहें या फिर उनके चीज बातचीत कहें, अनुकूलन और समायोजन संशोधन के साथ शुरू हुआ। मानव भूगोल का उद्भव जब हुआ, जब व्यक्ति समाज, मतलब व्यक्ति का जन्म हुआ, व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, और व्यक्ति ने पर्यावरण के साथ क्या करा? मिलना जुलना, उससे बातचीत, उसकी चीज़ों का इस्तेमाल करना। बातचीत से मतलब है कि उनकी चीज़ों पर या प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करा प्रकृति के अनुसार। तभी से क्या हुआ? उसके साथ अपने आप को ढालने का काम किया, समानव्य, संयोजन, है ना, उसके साथ किया। तभी से क्या हुआ है? मानव भूगोल का उद्भव हुआ। और खोज के युग से पहले समाज के अंदर मिली जुली अवक्रियाएं और बातचीत कम थी। अगर इसकी खोज से पहले जाएं हम, जब कुछ भी नहीं था, उससे पहले क्या था? ये क्रियाएं बहुत कम होती थी। मानव का सिर्फ बहुत कम प्रकृति के साथ मिलना था, बातचीत करना, मतलब बातचीत करने का मतलब यही था कि मिलना जुलना कम होता था, कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, कम शोषण होता था प्राकृतिक संसाधनों। उनका मतलब इतना ही होता था कि अपनी भूख को मिटाना, बस यही, खाने पीने के लिए, और इस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, अपनी बेसिक नीड्स को बस। ज़्यादा कोई आज की तरह मॉडर्निटी नहीं थी, तो उस समय बहुत कम था। 15वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? संपूर्ण समाज की अवक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध हुई। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ी, और 15वीं शताब्दी में इन चीज़ों को हमने बहुत और गहरे तरीके से समझना और परखना शुरू कर लिया। यात्रियों द्वारा अन्वेषण, मतलब कि जांच पड़ताल, अन्वेषण मतलब होता है जांच पड़ताल, ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया, विभिन्न समाज के बीच बातचीत की। जैसे यात्री एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए, चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, डेवलप हुई चीज़ें, कॉन्सेप्ट, जो धारणाएं थी वो बदली। इससे क्या हुआ? और चीज़ें क्या हुई? समाज के बीच में क्या हुआ? प्रकृति और समाज के बीच में और ज़्यादा बातचीत और मेल मिलाप और समायोजन की जो परिस्थितियाँ थी वो उद्भव हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। अब देखो क्या है पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। यहीं से स्टार्टिंग होती है कि जो प्रकृति थी पहले, जैसे आदिम समाज था, आदिम अवस्था थी, जब भूगोल या प्रकृति एकदम नेचुरल थी, बिल्कुल प्रकृति, जिस पर मानव ने कोई क्रिया नहीं करी थी। जैसे कि आज तो तुम देखते हो कि मेट्रो, रेल, मतलब पहाड़ों पर घर, मतलब क्या क्या कर दिया है अभी हमने, बहुत ज़्यादा कर दिया है, बहुत सब कुछ कर लिया। पहले क्या था? आदिम अवस्था थी मनुष्य की, तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। तो उस वो निश्चयवाद था कि प्रकृति के अनुसार चलता था, कि प्रकृति ने जैसे पेड़ से फल मिल रहे हैं तो उसी को खा लेना, है ना, लकड़ी है तो उसका प्रयोग कर लेना, इस तरीके प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश की और उसी को ही निश्चयवाद कहा जाता है। तो ये निश्चयवाद था पहला, ठीक है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में थोड़ा विकास हुआ, चीज़ें और ज़्यादा आगे विस्तृत हुई, तो मानव ने जैसे क्या हुआ, आग की खोज करना, है ना, ये सब स्टार्ट किया, डीएनए वगैरह ज़्यादा समझ कर, मतलब चीज़ों को समझ कर, अध्ययन करके जब आगे बढ़ा, तब क्या हुआ? नव निश्चयवाद की अवधारणा आगे आई, है ना, सोच समझने के बाद तब क्या हुआ? नव निश्चयवाद आया। इसको भी देखते हैं। नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई, और यह दो विचार पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण
पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मार्ग को परिलक्षित करता है। ये क्या है, ये ग्रिफिथ टेलर ने इसकी क्या करा था, इस निश्चयवाद की संकल्पना दी थी। और ये बताते हैं कि ये क्या है, निश्चयवाद और साम्यवाद के मार्ग को क्या कर रहा है, परिलक्षित कर रहा है, संकेत दे रहा है, उसको अभिव्यक्त कर रहा है। और ये संकल्पना दर्शाती कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है, ना तो यह नितांत मतलब बिल्कुल आवश्यकता की स्थिति है, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। ये ना ही हम पूरी ये कह सकते कि मानव खुले तौर पर प्रकृति का संसाधन करने लगा था, प्रकृति की बाधाओं से निकल गया था, ठीक है, और ना ही उसने अपने आप को बिल्कुल प्रकृति के नियंत्रण में रखा था, बल्कि बीच का उस समय क्या था, वो एक बैलेंस चीज़ें थी कि वो चीज़ें कुछ क्या था प्रकृति के अनुसार कर रहा था और कुछ उससे आगे जा रहा था। समझ रहे हो, जैसे घर बनाना है ना, खेत करना, जंगलों को काटना, इस तरीके, ये क्या था, नव निश्चय की बात की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं। और इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। और ये नव निश्चयवाद की संकल्पना ये कहती है कि मानव प्रकृति के संसाधनों, प्रकृति के नियम के अनुसार चल के ही क्या कर सकता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे रुको और जाओ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। बुक को एक बार पढ़ोगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, और सच में एनसीईआरटी की बुक से महत्वपूर्ण या कहूँ उससे और अच्छा कोई सोर्स है ही नहीं, वो बेस्ट है। बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, आई नो, पता है वो थोड़ी है, कोई बात नहीं, बट उसको ट्राई करो, समझो, तो वो बहुत बेटर रहेगा। बट यहाँ से कॉन्सेप्ट को एक बार तुम समझ जाओ, फिर चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। तो ये क्या था कि रुको और जाओ मतलब प्रकृति को समझना, समझ कर ही हम उस पर क्या कर सकते हैं, विजय कर सकते हैं। ये क्या था, नव निश्चयवाद का था कि पहले हमें क्या करना है, प्रकृति को एकदम से कुछ चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी जैसे प्रकृति के संसाधनों को चोट नहीं पहुंचानी, पहले उसको समझना है कि इसका ऐसी तरीके से प्रयोग करेंगे, किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, तब और कितना बेटर रहेगा। तो इस चीज़ पे बल देता है। और नीतिवाद क्या है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। ये क्या है कि इस अवस्था में नीतिवाद कि मनुष्य क्या होता है, प्रकृति के नियंत्रण में होता है, प्रकृति के द्वारा ही क्या होता है, संचालित होता है। प्रकृति फल मिल रहे हैं वहाँ से तो उसी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, पानी प्रकृति के द्वारा है, वही कर रहा है, उससे ज़्यादा कोई लग्जरी और कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जैसे सर्दी होती है, आज हम क्या करते हैं, फ्रीज वगैरह, सॉरी गर्मी होती है तो फ्रीज वगैरह में ठंडा कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, पीते हैं। वैसा नहीं था, इसमें क्या था, प्रकृति मानव की इतनी चीज़ें विकसित ही नहीं हुई थी, क्योंकि वो क्या करता था, पर्यावरण के नियंत्रण में रहकर ही काम करता था। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। और बिल्कुल सही बात है कि पहले जो आदिम अवस्था थी, जब शुरुआत हुई थी मानव मनुष्य की, तब क्या था कि सारी जो मानव क्रियाकलाप थे वो सब क्या थे, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित थे। जैसे आदिवासी की प्रकृति पर निर्भरता, आदिवासी की क्या थी, प्रकृति पर आदिवासी क्या थे, यहाँ से वहाँ प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे। जैसे किसान आज हम देखते हैं जलवायु पर मतलब प्रकृति पर ही निर्भर है कि जैसे कि धान की फसल होती है, जैसे बाढ़ आएगी या पानी बरसेगा तभी वो अच्छी होगी। तो इस तरीके से जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन करना, ये क्या था कि प्रकृति के अनुसार चलता था कि प्रकृति जो जैसा दे रही है उसी के अनुसार क्या करेगा, व्यक्ति चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी, बट आज क्या है, ये पैटर्न बदल गया। तो ये नीतिवाद क्या था कि जहाँ पर मनुष्य प्रकृति के नियम के अनुसार नियंत्रण में रहते हुए और क्रियाकलाप करता था, ठीक है, वो था नीतिवाद। संभववाद, जब क्या होता है, मनुष्य ने आदिम अवस्था से निकलकर कुछ चीज़ें नव निश्चयवाद में गया, फिर वहाँ से उसने और ज़्यादा अधिक अनुक्रियाएँ की, प्रकृति को और ज़्यादा प्रकृति से अनुक्रियाएँ की, प्रकृति का यूज किया। तब उसने क्या करा, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो असंभव थी, उनको संभावनाओं को, जो संभावनाएं थी जिनको पूरा कर सकता था, उन संभावनाओं को किया। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत मेट्रो हो गई है ना, एयरप्लेन, जहाज देखते हैं, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, ये सब देखते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये संभववाद का ही उदाहरण है। तो इसको पढ़ते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त उनके संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। मनुष्य क्या हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए समर्थ हुआ और वह प्रकृति के जो प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो इच्छा अनुसार उनका इतना वो समर्थ हो गया है। आज मानव जाति इतनी समर्थ हो गई कि प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग
कर सकती है। जैसे पहाड़ में घर बनाना हो, या जल में, वो बोलते हैं ना जल के अंदर, मैंने सुना था कि रसिया वगैरह, ये जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो घर बना रहे। तो इस तरीके की हर चीज़ को संभव बनाने की मानव ने इतना समर्थ हो गया कि हर चीज़ को संभव बनाने की कोशिश कर रहा है। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। अब ये समझने लगे कि मानव का जो प्रकृति के ऊपर अवस्था है ना, उससे स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। हम स्वतंत्रता की उसमें जा सकते हैं, प्रकृति से स्वतंत्र होकर हम और प्रकृति का दोहन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिडाल डी ला ब्लास तथा लूसियन फैले इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। ये लोग प्रमुख माने जाते हैं। और संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये क्या करता है, प्रकृति की तुलना में क्या करता है, मनुष्य को ज़्यादा स्थान देता है, मनुष्य को ज़्यादा शक्तिशाली भी बना देता है, क्योंकि मनुष्य के पास जो प्रौद्योगिकी है वो एक आदिम समाज से अभी तक इतनी ज़्यादा विकसित हो गई कि मानव अब क्या कर सकता है, हर चीज़ को संभव बना सकता है अपने कौशल से, अपने विकास से। ठीक है, अपनी प्रौद्योगिकी से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है, अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। उदाहरण, नदी पर पुल बनाना, खेती, परिवहन, ये सारी चीज़ें। अब मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? देखो, मनुष्य का प्रकृतिकरण, इसको पहले पढ़ते हैं। मनुष्य तकनीक की मदद से अपने भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत करता है। बिल्कुल, तकनीक से क्या करता है, भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। बिल्कुल सही है। और भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाज की बातचीत को पर्यावरणीय नेतावाद कहा जाता है, जो मनुष्य का प्रकृतिकरण है। देखो, मनुष्य का प्रकृतिकरण क्या है? जब मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार आदिम अवस्था में जब स्टार्टिंग हुई थी, है ना, जब हम मनुष्य स्टार्ट हुआ था, उस समय क्या हुआ, मनुष्य का प्रकृतिकरण हुआ। जब मनुष्य अपने आप को पर्यावरण के नियमों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित करता है, नियंत्रित होता है, तो वो मनुष्य का प्रकृतिकरण कहलाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, प्रकृति को अपनी प्रौद्योगिकी, अपने तकनीकी के अनुसार उसको बदलने का या उसको इच्छा अनुसार ढालने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। ठीक है, ये समझना है। और ग्रिफिथ टेलर द्वारा नवनिश्चित नेतृत्ववाद का एक मध्यम मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है ना तो पूर्ण आवश्यकता की स्थिति है और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है। और ग्रिफिथ टेलर ने, जैसे मैंने बताया था पहले, नवनिश्चयवाद जो संकल्पना दी थी, उन्होंने कहा था कि ना ही उन्होंने ये बोला था कि हमें समझकर, रुककर, चीज़ों को समझकर, प्रकृति को समझकर, कभी हम ऐसा ना कर बैठे कि प्रकृति का इतना ज़्यादा प्रौद्योगिकी और अपनी तकनीकी से इतना ज़्यादा प्रयोग कर लें कि बाद में चल के प्रकृति क्या वो खतरा, हमें क्या हो, मनुष्य को खुद खतरा ना हो जाए, है ना। जैसे कि देखा, प्रकृति के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करोगे तो क्या होगा, जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, ओजोन परत में छेद हो गया है, तो ऐसी सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि जो मानव भूगोल की परिभाषा मैं भूल गया था, ये देखते हैं, बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लेके इधर डाला है। तो मानव भूगोल की परिभाषा देखते हैं कि अलग अलग थिंकर्स के द्वारा अलग अलग दे रखी है। तो रेड जेल पहले क्या कहते हैं, देखो उनकी परिभाषा कहती है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कहते हैं कि जो मानव भूगोल है वो मानव समाज विकसित हुआ है आज, जिस हम समाज में रहते हैं, उसका और धरातल के बीच में जो संबंध है वो क्या है, उसको क्या करते हैं, संश्लेषित अध्ययन है। मतलब इनके जो बीच में अध्ययन है ना, उसी को ही मानव भूगोल कहते हैं। किसको? मानव समाज और धरातल के बीच जो अध्ययन अभी तक स्थापित हुआ है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। और इधर देखें, एलन सी सैंपल, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है, अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी मतलब जो अस्थिर है, चीज़ें बदलती रहती हैं। और क्रियाशील मानव मानव क्या है, क्रियाशील है, जो हर वक्त क्रियाएं करता रहता है और चीज़ों को डेवलप। यार देखो, मैं तुम्हें समझाऊँ, हम क्या है, आजकल खनिज पदार्थों को, ऐसी मशीनें हैं जिनसे हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, हर एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। प्रकृति की हर एक चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम कर सकते हैं। पहले से हम कितने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। इंटरनेट, इन जैसी कैसी कैसी चीज़ों का हमने आज विकास कर लिया है, जो प्रकृति से और भी ऊपर मतलब चली गई चीज़ों का, प्राकृतिक संसाधनों से दोहन करने के बजाय और ऊपर हम जा रहे हैं। आज हम अंतरिक्ष, वहाँ पे प्रकृति से मतलब दूसरे ग्रह में भी चीज़ें हम इतनी विकसित कर रहे हैं।
तो ये जो क्या है, क्रियाशील मानव के कारण ही हुआ है, क्योंकि मानव क्या है, हर वक्त विकास करता रहा है, क्रिया करता रहा है, और जब ही जाकर हम आज इतने क्रियाशील हो पाए कि इतने परिवर्तन हमने करे हैं। और इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। ये कौन कहता है, एलन सी सैंपल कहते हैं इस चीज़ को, कि मानव भूगोल क्या करता है। मानव भूगोल वो है जो आस्तर पृथ्वी, ठीक है, और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है ना, जो बदलते रहे, वही क्या है, मानव भूगोल है। हमारी पृथ्वी को अब देखते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं, नियमों जैसे कि पेड़ पौधे को अगर हम अधिक काटेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी हमें, है ना, सॉरी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, ऑक्सीजन हम नहीं मिल पाएगी हमें, है ना। और इसी तरीके से हम कहें जो जीव हैं जो हमारे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, और जो भौतिक पर्यावरण है और जो जीव हैं, उनके बीच में जो मेल है, जो उनके बीच में जो संबंध है, उसको उन्होंने क्या करा है, डीला ब्लास ने मानव भूगोल का नाम दिया है। ठीक है, मानव भूगोल क्या है, वो कहते हैं कि जो प्रकृति के जो जो पृथ्वी के जो भौतिक नियम हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, जल वगैरह ये सब, है ना, उनका प्रयोग जो जीव करते हैं, है ना, जीवों के द्वारा जो जीव उनका जो प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से उनके बीच में संबंध बनते हैं, भौतिक भूगोल के मानव भूगोल सॉरी भौतिक संसाधनों का जो जीवों के द्वारा जो दोहन किया जाता है, जिससे जो संबंध बनते हैं, वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो ये क्या थी, मानव भूगोल की परिभाषाएं थी। अब बट यहाँ पर क्या है, मानव भूगोल और क्या नाम है, भौतिक भूगोल, इनके कुछ क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में बात की गई है। बट यहाँ पे जो दे रखा है कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है 19वीं शताब्दी और 20वीं, इसका पूरा ये मैं सोच रहा हूँ ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, और मानव भूगोल उपक्षेत्र, देखो मानव भूगोल के क्षेत्र ये हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, समाज का हम पढ़ते हैं, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सिर्फ मानव, ये सारे के सारे मानव भूगोल में आते हैं। मैं ठीक है, जो मानव समाज है उसमें आते हैं। और इधर इसके उपक्षेत्र हैं, व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, इसके भी हम पढ़ेंगे समाज की, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए मैं कहूँगा आप पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अगली बार हो सकेगा तो मैं आपको बुक से भी पढ़ाऊँगा प्लस नोट से भी पढ़ाऊँगा, नोट्स दे दिया करूँगा और क्वेश्चन भी दिया करूँगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट इतना ले लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें वीडियो को।